हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि आपकी घटना चक्र की जो बुक है उससे संबंधित है। ठीक है, घटना चक्र की बुक में जो भी मतलब मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जो जूनियर का टीचर की वैकेंसी आई है उसका 11 अप्रैल को पेपर है, उससे पहले जितनी भी घटना चक्र मेरे पास है, चाहे वो इतिहास की हो, चाहे भूगोल की हो, चाहे पर्यावरण की हो या फिर साइंस की होगी, उन सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो उसी के क्रम में आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और उसके पहले चैप्टर के जितने भी प्रमुख क्वेश्चन हैं उनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो साइंस की वीडियो है वो आपको शाम को 8 बजे के करीब मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइंस की मैं डेली प्रोवाइड आपको करा दूंगा, लेकिन जो बाकी जो है जैसे भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, तो इन सब की अलग अलग वीडियोज आपको अलग अलग समय पे मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से इसमें आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसके जो मतलब जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एंजिला एम्पे। तो पहले कौन थे? पहले अगर मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएं कोलकाता कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के, तो जो सबसे पहले थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आईएएस में भी आया था, मतलब एलिजा, ठीक, एलिजा एम्पे, एम पे। ठीक है, पहले न्यायाधीश थे कोलकाता कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए, पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, फिर है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। ठीक है, मतलब 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का, यहाँ पे 1853 है, 2 बार ठीक, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसमें होगा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो अधिनियम है 1813 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक, तो किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया गया था? तो पहला है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन ए, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम
1892। इसमें क्या था? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता रहा है। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1992, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके द्वारा ब्रिटेन संसद में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार द्वारा यहाँ पर दी गई थी इनको। इसमें था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो 1909 था, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसके ऑप्शंस है 1835, 1837, 1946, सॉरी 1935, 1937, 1946 या 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1937। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, तो मॉरिस ग्वेयर भारत का संघीय न्यायालय के थे, जबकि जो मैंने अभी पीछे बताया था कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले वो थे, पहले जो न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एंजिला एम्पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के, भारत सरकार अधिनियम 1935 के या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। ठीक है, द्वैध शासन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला था आरक्षित वर्ग के लिए और दूसरा हस्तांतरित वर्ग विषय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ठीक है, कौन सी 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे देखिए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, या केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इनमें से क्या पूछा गया कि कौन से, मतलब कौन कौन से इसमें उसकी विशेषताएं हैं? तो इसके ऑप्शंस आपके केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। मतलब प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें प्रांतों की कार्यकारिणी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक जो मंडलों की व्यवस्था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शंस है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसमें देखिए क्या था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन में राज्य परिषद, जो राज्य काउंसिल्स होती हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट होती हैं, ठीक है, जो 5 वर्ष के लिए होता था, उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। ठीक है, और निचला सदस्य केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, तो 1919 के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947।
जी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के द्वारा ही राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जी, इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ज्यादातर चीजें 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, तो वो आपका 1935 वाले अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी, तो इसका राइट जो आंसर है वो भी है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संविधान केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, वो भी आपका शक्तियों का विभाजन जो केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया वो भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है, से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका जो राइट आंसर है वो भी 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपका 1935 वाले भारत सरकार अधिनियम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ठीक है, अवशेष शक्तियां जो थी वो किसको दी गई थी? 1935 का जो अधिनियम था उसमें किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जब 1935 का जब अधिनियम जारी किया गया था तो उसमें पारित किया गया था जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो अवशेष शक्तियां थी, जिन चीजों को बंटवारा नहीं हो पाया था, जो चीजें बच गई थी, उनको उनकी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ठीक है, अब स्थायी अवयव नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारा जो ऑप्शंस है वो है देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार या विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। समवाचित मतलब नॉमिनेट किया जाना, तो इसमें से कौन सा स्थायी अवयव नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, ये चीज इसमें स्थायी अवयव नहीं है क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। किस में किया गया था? क्रिप्स मिशन में किया गया था। तो अन्य तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? मतलब म्यांमार भारत से अलग हुआ था, किस अधिनियम के तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। जिसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फलस्वरूप बर्मा जो है, म्यांमार है, वो भारत से अलग हुआ था। ठीक है, और 1937 में इसको भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, मतलब पॉलिटी से संबंधित, और ये आपका पहला चैप्टर जो घटना चक्र का है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें वही क्वेश्चंस मैंने रखे थे जिसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन और भी थे लेकिन एक ही क्वेश्चन कई बार दूसरे दूसरे तरीके से इसमें दिए गए थे, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन रखे जितने भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अब शाम को आपको साइंस की भी वीडियो मिल जाएगी और मैथ्स की भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।